ऑफ सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जब एनसीईआरटी के अनुसार बातें होती हैं, तो एनसीईआरटी के अनुसार ध्यान रखिएगा, ये बातें 2500 से 1800 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात होती है एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन सबसे प्रमाणिक क्या माना गया है जी? रेडियो कार्बन पद्धति C14, अर्थात 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? देखिएगा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक चीजों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ा। लगभग हमने बेसिक चीजों का अध्ययन कर लिया है, कुछ बातें रह गई हैं जिसको पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात की सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, विस्तार आपने देखा, उत्तर में मांडा आपको जम्मू कश्मीर में है, वह चिनाब नदी के तट पर है, साथ ही साथ वह अखनूर जिला है। जिला कौन सा है जी? अखनूर है। भारत की उत्तरी बिंदु मांडा है, जहां तक हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरोत्तम बिंदु कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरोत्तम बिंदु आपको अफगानिस्तान का मंडीगोप और सूरतगोई, मात्र 2 स्थल, अर्थात सबसे कम स्थल पाए गए कहाँ? अफगानिस्तान में। फिर हमने देखा कि इस सभ्यता की दक्षिणतम बिंदु की बात करें हमने, तो बात करने के दौरान देखा कि दायमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, जिला की यदि चर्चा करते हैं तो वह जिला अहमदनगर होता है। कौन सा जिला? अहमदनगर होता है। फिर हमने देखा कि नदी, अच्छा, जब भी हम कहीं भी ये चारों क्षेत्रों की जब हमने वर्णन किया, तो चारों क्षेत्रों में आपने देखा कि नदी का उल्लेख अनिवार्य रूप से है, अर्थात सभी सभ्यताएं नदी के सभी स्थल नदी के पेटा में कहें, नदी के किनारे कहें, नदी क्षेत्र में कहें, वहीं पर विकसित हुआ। क्लियर? क्योंकि आप जान चुके हैं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि नदी को परिवहन के रूप में, नदी के पानी को पीने के रूप में, पशु को पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में, अन्य कार्य में है कि नहीं उपयोग करते थे। देखा हमने कि परवरा नदी, दायमाबाद में कौन सी नदी? परवरा यदि आपके ऑप्शन में नहीं होता है तो क्या कहेंगे? गोदावरी की सहायक नदी है परवरा। गोदावरी की सहायक नदी है परवरा, तो गोदावरी होगी। यदि परवरा नहीं होगा तो, लेकिन सेटर का ये मजाल नहीं है, यदि नदी पूछे परवरा नहीं दे तो गोदावरी के अलावा कोई और दे दे, याद देखिएगा, गोदावरी होगी। फिर देखिएगा, अब कोई और देगा तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में जरूर होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर हमने पूर्वी नदी स्थल की बात करी तो आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, नदी हिंडन। पश्चिमी की बात करी तो भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो नागेश्वर आपको गुजरात के, और पूरी सभ्यता के संदर्भ में यदि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में हमने बात करी तो वो हो जाता है आपका कौन? कांगेर और बलूचिस्तान, मकरान के पास, पाकिस्तान में। नदी की चर्चा करते हैं वहां तो दास या दस्त नदी, यहां तक हमने किया था। फिर हमने जो एनसीईआरटी का रिपीट फिर कर दे रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में 1750 जो हुआ है, तो एनसीईआरटी के अनुसार याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार ये जो कालखंड है वह 2500 से 1800 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ऑफ 2500 से 1800, याद रखेंगे इसको। आगे हम बढ़ते हैं और देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के स्तर हड़प्पा, क्या जी? हड़प्पा से एक चीज मिला हुआ है, क्या? कि बुना हुआ कपड़ा का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बुना हुआ कपड़ा के साक्ष्य प्राप्त होता है। और ये वही हड़प्पा है
जिस हड़प्पा में पाए गए थे क्या जी? टीला। ये वही हड़प्पा है जिस हड़प्पा में क्या पाए गए थे? टीला। और इस टीला में खुदाई करवाने का काम करवाए थे कौन? बर्टन बंधु, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। किससे? तो छोटे छोटे बेचारे कमजोर मजदूर से। किससे? मजदूर से। और ये जो मजदूर थे, यही मजदूर चलिए तो देखिएगा कि पहली बार इनके प्राप्त हो गए यहां से, लेकिन बुने हुए कपड़ों का साक्ष्य किसका हो? बुने हुए, बुने कपड़े, कपड़े के साक्ष्य भी यही से प्राप्त हुए। कहां से? कोई दिक्कत? इसको लिखेंगे, लिखेंगे इसको। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से सिंधु सभ्यता के बुना हुआ कपड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि यहीं पे ये जो हड़प्पा है ना, ये चीज यहां से प्राप्त होता है। जैसे मजदूरों के रहने के लिए आवास, श्रमिक आवास। तो जब श्रमिक आवास हुआ तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, दास प्रथा प्रचलित होगी। क्या होगी? दास प्रथा प्रचलित होगी। आगे लिखेंगे, श्रमिकों के निर्मित आवास, मजदूरों के निर्मित आवास, हाँ, मजदूरों के निर्मित आवास से दास प्रथा का दास प्रथा का दास प्रथा का दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है। एक चीज देखिएगा कि सिंधुवासी भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते थे। भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते थे, पूजा नहीं करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे, देखिएगा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे, मोहरों पर जो स्वास्तिक का चित्र हमें प्राप्त हुआ है, जो स्वास्तिक का चित्र हमें प्राप्त हुआ इस मोहरों से, इससे यह स्पष्ट हो गया कि स्वास्तिक सूर्य की उपासना, अर्थात इससे यह स्पष्ट हुआ कि सिंधुवासी विष्णु की तो पूजा नहीं करते थे, लेकिन प्राप्त स्वास्तिक से यह पता चलता है कि लोग सूर्य के उपासक थे। जब सूर्य के उपासक थे, अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे, उस समय भी प्रकृति की पूजा होती थी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी होती है, वर्तमान समय में भी होती है। हम लोग जब सुबह में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सूर्य को जल देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं जी? या फिर जब हम जगते हैं, सोने के बाद जब जगते हैं, जगने के बाद जब सूर्य की लालिमा को देखते तब क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो आज भी ये प्रथा प्रचलित है। क्लियर? आगे लिखेंगे, सिंधुवासी विष्णु की उपासना नहीं करते थे। विष्णु की उपासना नहीं करते थे। विष्णु की उपासना नहीं करते थे। जबकि इस सभ्यता की मोहरों पर बने, जबकि इस सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक, इस सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक स्वास्तिक से अनुमान लगाया जाता है कि स्वास्तिक चिन्हों से अनुमान लगाया जाता है कि
सूर्य देवता की उपासना करते थे। सूर्य देवता की उपासना करते थे। अगर लिखिएगा, इस सभ्यता की मोहरों पर बैल के चित्र का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है अर्थात अंकन हुआ है। अब देखिएगा कि एक विशाल स्तनागार की चर्चा होती है, और एक विशाल स्तनागार मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। लिखेंगे आगे, मोहनजोदड़ो से विशाल स्तनागार, ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी? अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि कही जाती थी। क्या? कृषि। इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि को माना जाता था। और आप ये जान चुके हैं कि कृषि इसलिए कि जो सभ्यता थी, इस सभ्यता नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी, और नदी घाटी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि थी, तो कृषि ही इसके मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन थे। कोई दिक्कत? लिखे कैसे? इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। क्लियर? अब देखिएगा, कृषि पर आधारित थी अर्थात यह जो सभ्यता थी, यह कृषि प्रधान सभ्यता थी। जैसे हम वर्तमान भारत की चर्चा करते थे, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है जी? कृषि प्रधान देश है। ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी, अर्थात मातृस्थात्मक सभ्यता थी। इसके पश्चात जब हम वैदिक काल की चर्चा करते हैं, ऋग्वैदिक काल की चर्चा करते हैं, तो उस वैदिक सभ्यता में, वैदिक संहिता में जो व्यवस्था हो जाती है वो पितृस्थात्मक हो जाती है। तो दोनों में अंतर है। ये जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह पूर्ण रूपे नगरीय सभ्यता थी, नगर नियोजन पर आधारित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। जबकि हम वैदिक काल में जाएंगे तो वैदिक काल की चर्चा करते हैं, तो वैदिक काल की सभ्यता थी वो पूर्ण रूपे ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो उसकी चर्चा शायद अगली क्लास में होना शुरू हो जाएगा। पहले इसको लिखते हैं। आइए अगला पॉइंट, हड़प्पावासी कांस्य धातु का
आभूषण है। एक चीज देखिएगा, अर्थव्यवस्था कृषि पर हड़प्पावासी कांसा धातु के अधिक उपयोग करते थे, इसलिए कांस्य युग की सभ्यता है। काल की बात करते हैं तो आज इतिहास काल की बात होती है। किस काल की? आज इतिहास काल की। हड़प्पावासी देखिएगा जो आभूषण पहनते थे वो आभूषण के रूप में देखिए कि ये सोना, चांदी, हाथी दांत, हड्डियों का उपयोग करते थे। किसका जी? हड्डियों का उपयोग करते थे। अब हड्डी में वो मुंडी की हड्डी उपयोग करे, ये हाथ को समझे का आभूषण उनका था। अब देखिएगा दूसरी बात कि लिपि एवं धर्म की बात होती है तो यह मोहरों से स्पष्ट होता है। किससे? मोहरों से स्पष्ट होता है। आगे लिखेंगे। अब एक चीज देखिएगा, यहां तक तो बात हो गई, लेकिन अगला पॉइंट लिखिएगा पहले। जौ, तिल, सरसों, जौ, तिल, सरसों, जौ, तिल, सरसों, सरसों बनावली से, कहां से? बनावली से प्राप्त हुआ है। कहां से? बनावली से प्राप्त हुआ है। अच्छा एक चीज देखिएगा, अश्व, अश्व घोड़ा, क्या जी? अश्व देखिएगा, हाँ घोड़ा, घोड़ा की बात होती है तो सुरकुटदा, कहां? लोथल और सुरकुटदा। देखिएगा घोड़ा, लोथल एवं सुरकोटा, सुरकुटला, सुरकुटला, सुरकुटला से प्राप्त हुआ है। लोथल एवं सुरकुटला से घोड़े का साक्ष्य, किसका जी? घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। फिर देखिए यहां पे लोग जिस कब्रिस्तान का उपयोग करते थे उसे R37 क्या क्या आ गया? कब्रिस्तान 37 का आ गया, जो दक्षिणी भाग में, किस भाग में? दक्षिणी भाग में। और इसमें जो शव दफनाए जाते थे, उस सभ्यता के लोग शव को जलाते नहीं थे, शव को दफनाते थे। तो एच आकार में, किस आकार में? एच आकार में दफनाते थे। आगे लिखेंगे हल, हल का जो प्रमाण मिला कहां से मिला जी? कालीबंगा से। हल का प्रमाण, हल का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हल का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी इमारत की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी इमारत की बात करने में बाबू आप ये ध्यान रखिएगा कि लोथल का गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, क्या? डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या कहते हैं? वो जो वहां समुद्र में जो बंदरगाह था, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड था। और दूसरे नंबर पर आपका अन्नागार आता है। क्या आता है वो? दूसरे नंबर पर अन्नागार आता है। इसको लिखेंगे सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा। दूसरी सबसे बड़ी इमारत, दूसरी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। दूसरी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। और याद रखिएगा यही प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ी इमारत अन्नागार रहेगा, गोदीवाड़ा भी रहेगा। यदि आप भटकते हैं तो फिर एक नंबर गया। आगे अगला पॉइंट लिखिएगा, नौ प्रसारण काल लिखेंगे। नौ प्रसारण काल, नौ प्रसारण काल, नौ प्रसारण काल, नौ प्रसारण काल, नौ प्रसारण काल के नागार्जुन कुंड से, नागार्जुन कुंड से
नागार्जुन कुंड, कुंड से युगल देखिएगा, युगल सावधान, युगल मतलब क्या, जोड़ा, युगल सावधान, युगल सावधान का अवशेष प्राप्त हुआ है। युगल सावधान का अवशेष प्राप्त हुआ है, अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, पूरा प्रसार काल लिखेंगे, पूरा प्रसार काल, पूरा प्रसार काल, पूरा प्रसार काल, मध्य प्रसार काल, मध्य प्रसार काल एवं नव प्रसार काल में, एवं नव प्रसार काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य, चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य भीमबेटका से, चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। चलिए देखिएगा कि ये नदी है, क्या जी, नदी है, और ये क्या है, टीला है, क्या है, टीला है। और टीला में कौन टीला, दुर्ग टीला। दुर्ग टीला में देखिएगा कि यहाँ अन्न रखने के लिए 6 के पक्ति में कोठार बने थे। क्या बने थे, कोठार बने थे, अर्थात अन्न को रखने के लिए ये कोठार बनाए गए थे। इस कोठार को कहा गया अन्नागार, और इस कोठार में रखे जाते थे गेहूं और जौ। क्या रखे जाते थे, गेहूं और जौ। यहाँ पर देखिएगा प्रशासनिक वर्ग के लिए आवास बना हुआ था। क्या बना था, प्रशासनिक वर्ग के लिए आवास बना था। इसमें प्रशासनिक वर्ग दुर्ग टीला में रहते थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि राजा की कार्य कामों में वो अपनी सहयोग देते होंगे। फिर देखिएगा कि यहाँ पर श्रमिक आवास था, इसमें मजदूर रहते थे, और इसे श्रमिक आवास यह स्पष्ट होता है कि यहाँ दास प्रथा भी प्रचलित होगी। कोई दिक्कत, यहाँ दास प्रथा भी प्रचलित होगी। फिर देखिएगा कि यहाँ पर एक चबूतरा बना था, और ये चबूतरा जो था वह ईंट के बना हुआ था। किसका, ईंट का। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी थी। इस चबूतरे पर कुछ महिलाएं अन्न साफ करती थी, जिस अन्न का नाम था गेहूं और जौ। अर्थात इस चबूतरे से भी गेहूं और जौ होने का प्रमाण मिलता है। फिर देखिएगा कि ये कंडीशन आप देख सकते हैं, ये एक नगर बसाया गया और ये सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया, अर्थात दोनों तरफ घरें बनी हैं और इसके दरवाजे गलियों में खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं, इसके दरवाजे गलियों में खुल रहे हैं, अर्थात आमने सामने खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं जी, आमने सामने खुल रहे हैं, एक दूसरे के ठीक सामने दरवाजे खुल रहे हैं। मात्र एक ही ऐसा शहर था जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था, जिसकी चर्चा करने वाले हैं। लिखेंगे, लिखेंगे हो गया। आगे लिखेंगे, सड़कें एक दूसरे को, कंटिन्यू करेंगे, सड़कें एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रीक पैटर्न
या ग्रीक पैटर्न ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रीक पैटर्न कहा गया। ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रीक पैटर्न किसे? जो सड़कें एक दूसरे को, इधर देखिएगा, मेरे हाथों की तरफ देखिएगा, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। कितने पर? 90 डिग्री पर काट रही है, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रीक पैटर्न, क्या ग्रीक पैटर्न कहा गया है। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे, ऋग्वेद में हड़प्पा को, ऋग्वेद में हड़प्पा को, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियुपिया, ओहो क्या कहते हो? हरियुपिया। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियुपिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियुपिया कहा गया है। क्या कहा गया जी? हरियुपिया कहा गया। अगला पॉइंट, 100 को दक्षिणी भाग में दफनाया जाता था। 100 को दक्षिणी भाग में दफनाया जाता था। हड़प्पा का कब्रिस्तान दक्षिणी दिशा में स्थित था। हड़प्पा का कब्रिस्तान दक्षिणी दिशा में स्थित था। हो गया? अब यहां देखिएगा कि ये हो गई आपकी नगर योजना। क्या हुई जी? ये नगर बसाया गया था। जो दरवाजे थे एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे और ये गलियों में खुलते थे। कहां? गलियों में खुलते थे। ये मुख्य सड़क थी। राजपथ की चौड़ाई 10 मीटर, कितना मीटर? 10 मीटर थी। आगे लिखिएगा, हड़प्पा का कब्रिस्तान दक्षिणी दिशा में, कहाँ हो? दक्षिण दिशा में स्थित था। दक्षिण दिशा में स्थित था। दक्षिण दिशा में स्थित था। आगे लिखेंगे, अब यहां थोड़ा कम विस्तार समझिएगा। R37 ये क्या था? कब्रिस्तान। क्या था? कब्रिस्तान। और इसमें जो 100 दफनाए जाते थे वह 100 कुछ इस प्रकार से दफनाए जाते थे। किस प्रकार से हो? एच आकार में। क्या? एच आकार में 100 को दफनाया जाता था। अर्थात याद रखिएगा कि इसी एच आकार के 100 को कब्रिस्तान एच, क्या? कब्रिस्तान एच, कब्रिस्तान एच कहा गया है। और याद रखिएगा कि सिंधु लिपि के साथ इसे कब्रिस्तान एच से प्राप्त मोहरों से, क्या प्राप्त मोहरों से यह होता है। क्लियर? लिखेंगे आगे, हड़प्पा का कब्रिस्तान दक्षिण दिशा में स्थित था। कब्रिस्तान R37 था। इसमें 100 को एच आकार में, इसमें 100 को एच आकार में दफनाया जाता था। एच आकार में दफनाया जाता था। यहीं से
सिंधु लिपि के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से सिंधु लिपि के साक्ष्य मिले हैं जो कि यहाँ की मोहरों से प्राप्त हुए हैं, जो कि यहाँ की मोहरों से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुआ है जी? मोहरों से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, उत्तम किस्म के जौ के साथ, उत्तम किस्म के जौ के साथ बनावली, उत्तम किस्म के जौ के साथ, कहां से? बनावली, हरियाणा। कहां से जी? बनावली, हरियाणा से प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। क्लियर? आगे, मकानों के दरवाजे, याद दे सकते हैं आप, मकानों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने, मकानों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने गलियों में खुलते थे, गलियों में खुलते थे। कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे। और याद रखिएगा कि लोथल एकमात्र ऐसा स्थल, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल, अगला पॉइंट, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल, एकमात्र ऐसा स्थल जिसके घरों के दरवाजे, क्या जी? जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और यही प्रश्न आपसे किया जाता है, क्योंकि बाकी सब तो गलियों में खुलते थे, लेकिन एक ऐसा भी वहां नगर था जिस नगर के दरवाजे कहां खुलते थे? सड़कों की ओर खुलते थे और मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। वह स्थल का नाम क्या है जी? लोथल। कहां स्थित है जी? कहां स्थित है? वह बंदरगाही नगर भी है, डॉकयार्ड है, गोदीवाड़ा। आगे लिखेंगे, धौलावीरा एकमात्र स्थल, धौलावीरा एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, जो 3 भागों में विभाजित था। कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था जी? धौलावीरा। क्या? धौलावीरा। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? आगे लिखिए, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में लोथल का गोदीवाड़ा, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में लोथल का गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत माना जाता है। सबसे बड़ी सार्वजनिक लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा सबसे बड़ी
सार्वजनिक इमारत माना जाता है, जबकि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार, क्या जी, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार दूसरी सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। हो गया। यहां देखिएगा, गोदीवाड़ा मतलब डाकयार्ड मतलब बंदरगाह ये नगर मतलब लोथल, काजी लोथल, क्या लोथल। और यही लोथल से याद रखिएगा, हम चर्चा किए धौलावीरा से उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ आज इतना ही लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।